दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से दो बातें सुनने में आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनने में आ रही है। पहली बात कि 370 सीटें चाहिए तीसरी बार हिताजपोशी के लिए, और दूसरी बात कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा। तो ये 370 और तीसरे कार्यकाल में क्या समानता है और क्यों 370 चाहिए, इसकी बातें क्यों कही जा रही है। और इन सब से आगे बढ़कर जैसे ही प्रधानमंत्री ने 370 सीटें बीजेपी के लिए करने की बात कही, जीतने की बात कही, उसके बाद सत्ता के भोंपू माने जाने वाले गोदी मीडिया के चैनलों पर आप देख सकते हैं, सब में होड़ लग गई कि कौन कितना बड़ा चापलूस है, कौन कितना बड़ा सत्ता का चमचा है। यह साबित करने की होड़ लग गई कि 370 से कम को कोई नहीं देने को तैयार नहीं है। कोई 370 दे रहा है, कोई 390 दे रहा है, कोई 375 दे रहा है। यानी प्रधानमंत्री ने जो कह दिया, चापलूसी में, चरण वंदना में, दलाली में कोई चैनल मालिक पीछे नहीं है। दलाल संस्कृति के इस गोदी मीडिया के दौर में आप देख रहे होंगे कि तरह तरह के सर्वे रोज आपका समय शाम में खराब करेंगे। एक रिपोर्टर कोई पटना में बिठाएगा, कोई लखनऊ में बिठा देगा, कोई कहीं मुंबई में बिठा देगा, कोई भोपाल में बिठा देगा, कोई अहमदाबाद और जयपुर में बिठा देगा, और कोई दिल्ली के कनॉट प्लेस में तिरंगे के पास सेंट्रल पार्क में बिठा देगा। और फिर आपकी कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग का, आपके दिमाग पर असर करने वाली बातें शुरू हो जाएंगी कि नरेंद्र मोदी ने यह किया, नरेंद्र मोदी ने वो किया। मतलब प्रधानमंत्री के कहने के पहले किसी चैनल ने 370 दिखाना शुरू नहीं किया था, या 370 या उससे ज्यादा सीटें दिखानी शुरू नहीं की थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि यह दिखाया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं छोड़िए गोदी मीडिया के सर्वे, और हकीकत में कितनी सीटें आ रही है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात कि आखिर सत्ता के शीर्ष पर पिछले 10 सालों से काबिज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 370 सीटें ही क्यों चाहिए, और बड़े फैसले वाला कार्यकाल। तो ये बड़े फैसले क्या होंगे? क्या ये नोटबंदी से बड़ा फैसला होगा? क्या इस देश में राज्यों की फाइनेंशियल कैपेसिटी को, वित्तीय ताकत को स्ट्रैंगुलेट करने वाली, एक तरह से वित्तीय ताकत का, राज्यों की वित्तीय ताकत का गला घोंटने जैसी व्यवस्था करने वाली जीएसटी लाने से ज्यादा बड़ा फैसला होगा? दरअसल सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि 370 सीटों पर सरकार का फोकस क्यों है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है। 543 का 2/3 362 सीटें होती है, और 362 सीटें जब 2/3 होती है तो बड़े बहुमत के लिए, बड़े फैसले के लिए स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 बहुमत की जरूरत संसद के दोनों सदनों में होती है। 543 सदस्यों की लोकसभा में बड़े फैसले के लिए यानी स्पेशल मेजोरिटी के लिए, बहुत बड़े फैसले के लिए 362 कम से कम चाहिए। तो 245 सदस्यों की राज्यसभा में बड़े फैसलों के लिए 164 एमपी चाहिए। अब आइए, इसके अलावा भी कुछ चाहिए, यानी देश के जितने राज्यों में मौजूदा दौर में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर को यदि छोड़ दें जहां फिलहाल विधानसभा की व्यवस्था नहीं है, अभी परिसीमन का कार्य पूरा हुआ है, चुनाव नहीं हुआ है, तो जितने राज्यों में विधानसभा है उसमें 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी। तो 28 और 2 30 राज्यों में जो विधानसभा है उसमें कम से कम 15 राज्यों में सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तभी जाकर के बड़े फैसले, ऐसे बड़े फैसले जो संघीय ढांचे को भी प्रभावित करते हो, वो लिए जा सके। तो 362 कहने में तो शायद तुकबंदी ठीक नहीं बनती। अब धारा 370 का एक बैक ऑफ द माइंड में वो भी चल रहा है, तो 62 कहने से बेहतर है सीधे 370 कहो, ताकि लोग इसे समझ ना पाए कि ये बड़े फैसले कौन से होंगे। दरअसल स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 बहुमत और बड़े फैसले की जो बात हो रही है, जो परिकल्पना की जा रही है, वो बड़े फैसले इस देश के संविधान के साथ मूलभूत रूप से छेड़छाड़ करने की है। आप सभी जानते हैं कि 24 अप्रैल 1973 को 13 सदस्यों की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने इस देश की सरकारों के संविधान से छेड़छाड़ करने के अधिकार को लगभग कुंद सा कर दिया। जब भी ऐसी कोशिशें हुई, कभी सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियली, तो 2015 में एनजेएसी के मामले में देखे तो टोटली
क्वेश कर दिया। पूर्णतः ऐसे संविधान संशोधन को जो कहीं से भी बेसिक स्ट्रक्चर को धता बताते थे, उसे क्वेश करने का काम किया। 24 अप्रैल 1973 का केशवानंद भारती जजमेंट क्या है, सभी जानते हैं। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हो सकता, यानी संसद की, सरकार की संविधान संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है, उसकी एक सीमा है। और संविधान का जो मूलभूत स्ट्रक्चर है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मूलभूत स्ट्रक्चर क्या है? मूलभूत स्ट्रक्चर है नागरिकों के मूल अधिकार, मूलभूत स्ट्रक्चर है संघीय ढांचा, यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, इतने अधिकार राज्यों के, इतने अधिकार केंद्र के। मूलभूत ढांचे में राष्ट्र का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। मूलभूत ढांचे में और क्या है? आरक्षण की व्यवस्था, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। और इन सब पर कभी न कभी किसी न किसी रूप में दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग चोट करते रहे। मोहन भागवत ने एक दौर में आरक्षण की समीक्षा की बात कह दी थी, पूरा का पूरा बिहार चुनाव उस पर निपट गया था 2015 में। धर्मनिरपेक्षता के शब्द से इन्हें अब पहले से ही नफरत है, इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चली है। मतलब एक ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें आरक्षण तो होगा नहीं, जिसमें समाज के कमजोर और दबे कुचले वर्गों के लिए कुछ किया नहीं जाएगा। आज भी आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें किस प्रकार से प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है। कई सारी जगहों पर देखा जा रहा है कि ओबीसी के आरक्षण की प्रक्रिया को दलितों के आरक्षण के लिए जितनी सीटें होनी चाहिए उस अनुपात में सीटें नहीं दी जा रही है। तो संविधान सम्मत तरीके से इसे कैसे किया जाए, ये एक कवायद, इसके लिए 370 की जरूरत है, यानी 362 कम से कम उसकी जरूरत है। तो सीधे सीधे 370 कहा जा रहा है। और यही बड़े फैसले होंगे। पहला कि पंथ निरपेक्ष स्वरूप भारत का वो स्वीकार नहीं है, यही बड़ा फैसला संभावित है। आरएसएस के एजेंडे से मेल खाता है, आरक्षण की बात स्वीकार्य नहीं है। यही दक्षिण पंथ की मूलभूत अवधारणा है कि समाज के दबे कुचले वर्ग के लोग दबे कुचले रहे। भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, अपना ट्वीट डिलीट कर लिया था। एक ट्वीट उन्होंने क्या किया था कि जो शूद्र वर्ण के लोग हैं वो समाज के ऊपरी वर्ण के लोगों के लिए सेवा करते रहे। यही मूलभूत दक्षिणपंथी सोच है। इस दक्षिणपंथी सोच को कैसे आगे भी आने वाली पीढ़ियों पर थोपा जाए, इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के मूलभूत ढांचे में जब तक छेड़छाड़ नहीं होगा तब तक न तो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को खत्म किया जाएगा, न ही राज्य सरकारों के अधिकारों को कम किया जा सकता है, न ही धर्मनिरपेक्षता को खत्म किया जा सकता है, न ही आरक्षण को खत्म किया जा सकता है, संघीय ढांचे को तो किया ही नहीं जा सकता, और न ही नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को खत्म किया जा सकता है। आप देख रहे हैं उमर खालिद कितने दिनों से जेल में है, आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया कितने दिनों से है। अब तक कोई मनी ट्रेल प्रूफ नहीं, लेकिन लोगों को जेल में रखा जा रहा है। तो इन सब चीजों को कानूनी जामा कैसे पहनाया जाए, यानी तानाशाही की प्रवृत्ति को कैसे इस देश पर थोप दिया जाए, एक ओबीडियंट सोसाइटी यानी आज्ञा पालक समाज की परिकल्पना को कैसे साकार किया जाए, इसके लिए चाहिए, इसे ही कहते हैं बड़ा फैसला, इसके लिए चाहिए 370 सीटें यानी दो तिहाई बहुमत। अब बात गोदी मीडिया के सर्वे की, जो आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया लगातार दिखा रहा है। जब से प्रधानमंत्री ने 370 सीटों का जिक्र किया तब से ये गोदी मीडिया अलग अलग चैनल होड़ कर रहे हैं कि कौन कितनी बड़ी दलाली कर सकता है, कौन 370 दिखाए, कौन 390 दिखाए। आप देखते रहिए दिन भर इस होड़ को। हकीकत कुछ दूसरी है। हकीकत दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में 200 सीटों तक पहुंचने के लाले हैं। 200 तक पहुंचने की हालात भी तभी पैदा हो गए हैं जब नीतीश कुमार उस गठबंधन के साथ चले गए और जयंत चौधरी के जाने की चर्चा है। अगर ये दोनों नहीं जाते, नीतीश कुमार नहीं जाते या जयंत चौधरी यदि नहीं गए, तो भारतीय जनता पार्टी के 200 तक पहुंचने में भी अभी आशंकाओं के बादल हैं। क्यों है, जरा इसे परखने की कोशिश करते हैं। 2007 में जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन के परिसीमन आयोग के बाद इस देश में चौथा परिसीमन लागू हुआ। परिसीमन की सिफारिशें लागू हुई, 543 सीटें नए सिरे से
डिलिमिटेशन के बाद तैयार की गई। और उसके बाद 3 चुनाव हो चुके, 2009, 2014 और 2019। इन 543 सीटों में 342 सीटें, जी हां 342 सीटें ऐसी है जिसे परिसीमन के बाद के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम एक बार जरूर जीती है। चाहे 9 में जीती हो, चाहे 14 में जीती हो, चाहे 19 में जीती हो, चाहे किन्हीं 2 में जीती हो या तीनों में जीती हो। 342 सीटें हैं, यानी इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 201 सीटें इस देश में ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं जीत पाई। तो अब सवाल उठता है कि आपकी अपर लिमिट ही, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की रीच है इस देश में, एक मजबूत ताकत के तौर पर रीच है, पहुंच है, वो सीटें ही 342 है। तो आप 370 कैसे जीतोगे? और ये गोदी मीडिया वाले कैसे जिता देंगे? ऊपर से तुर्रा ये कि जिन 342 सीटों को भाजपा ने परिसीमन के बाद कम से कम एक बार जीता है, उसमें बिहार में 26 सीटें हैं। अब बिहार में बीजेपी लड़ेगी 17 या 18, तो 26 कहां से जीत लेगी फिर से? यदि उन 342 को बरकरार रख के भी वहीं तक चापलूसी की सीमा होती इन चैनलों की, तो वो आपको दिखाते कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। तो 26 सीटें तो कभी ना कभी बिहार में जीती है, बिहार की 40 सीटों में, और लड़ेगी केवल 17 या 18 सीटें, तो वो 26 भी वो नहीं जीत सकती। बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में, चरम परिस्थितियों में भी, चरमोत्कर्ष का दौर भी यदि आ जाए, तो भाजपा जितने पर लड़ेगी उतनी ही जीतेगी बिहार में। उत्तर प्रदेश पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 में 73 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा ने जीती है कभी ना कभी, वो भी आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में जीती हुई सीटों को मिलाकर 73 सीट्स ऐसी हैं जिसको बीजेपी ने कभी ना कभी जीता है। तो अब सवाल उठता है कि वो 73 भी यदि भाजपा को मिले तो वो मैक्सिमम होगी। ठीक इसी तरह आप राजस्थान में चले जाएं, 25 सीटें ऑलरेडी उनके गठबंधन को पिछली बार मिली थी, बीजेपी प्लस को। मध्य प्रदेश में 29 में 28 उन्हें ही मिली थी, हरियाणा में 10 में 10 उन्हें ही मिली थी, हिमाचल और उत्तराखंड, चंडीगढ़ और दिल्ली की सारी सीटें बीजेपी को मिली थी, गुजरात की सारी 26 सीटें बीजेपी को मिली थी, छत्तीसगढ़ की 11 में 9 मिली थी, झारखंड में 14 में 12 मिली थी, कर्नाटक की 28 में 26 बीजेपी प्लस को मिली थी। तो महाराष्ट्र में बीजेपी को अकेले 23 सीटें ही मिली थी 2019 की बात करें तो जब इतनी सीटें उन्हें मिल गई थी और इतने से ही आंकड़ा 303 तक ही पहुंच पाया, पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर और गोवा जैसे राज्यों की सीटों को जोड़कर, तो भला कहां से बीजेपी पहुंच पाएगी 370 तक, जब बुद्धि की बलिहारी है। और वो भी उस दौर में जब कर्नाटक में बीजेपी के पास सत्ता नहीं है, न सत्ता है, न नैरेटिव है, न नारा है, न चेहरा है। कर्नाटक में वहां एक अलग ही आंदोलन चल रहा है, फाइनेंशियल इनजस्टिस का आंदोलन, कि कर्नाटक केंद्र को इतना टैक्स देता है लेकिन उसको उतना कम क्यों मिलता है, हम देश के गरीब राज्यों का बोझ क्यों उठाएं। इस तरह का आंदोलन कर्नाटक में चल रहा है। हालांकि इस तरह का आंदोलन का समर्थन नहीं किया जा सकता, यह निहायत ही बेवकूफाना है। लेकिन इस तरह का आंदोलन यदि चल रहा है और इस तरह की बातें कर्नाटक से आ रही है या दक्षिण के समूचे राज्यों से आ रही है, हो सकता है यह महाराष्ट्र तक भी पहुंच जाए। और महाराष्ट्र में वैसे ही बीजेपी की हालत खस्ता है। जब से कुणबी सर्टिफिकेट वाला अध्यादेश मराठों के लिए आया, मराठे तो पक्ष में नहीं आए, उल्टा ओबीसी उनके पाले से बाहर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें हैं उतनी बचेंगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, 62 जो पिछली बार मिली थी। हरियाणा में किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के आंदोलन के बाद, जाटों के मुद्दे के सामने आने के बाद, जब नूह और मेवात से सांप्रदायिकता की बुनियाद नहीं पड़ पाई, तो भला किस प्रकार से हरियाणा में 10 रिपीट होंगी। गुड़गांव और फरीदाबाद के बाहर तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी लोकसभा सीट तक पहुंचती फिलहाल दिखाई नहीं देती, वहां तीसरी मिले यही उपलब्धि है। समाज के अलग अलग वर्गों की बात करें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करें, और इन सब के बीच यदि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इस देश के पहले दलित प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर सामने आ गया इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी को 200 छोड़िए 150 पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। हाँ, ये एक बात जरूर है कि भाजपा चाहे 200 जीते या 150 जीते, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी होगी। तो उस परिस्थिति में साफ साफ दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है उस परिस्थिति में
कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ने वाली है। इतनी मुसीबत बीजेपी की बढ़ने वाली है कि सरकार कैसे बने। लेकिन 370 का नारा आप देख रहे हैं, और क्यों चाहिए वो भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से संविधान से छेड़छाड़ करने के लिए 370 चाहिए। आएगा नहीं आएगा अलग बात है, लेकिन समाज के अलग अलग वर्ग के मुद्दों को देखें तो ओल्ड पेंशन स्कीम से 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी परेशान है। जो उनको एनपीएस दिया गया है वो ओपीएस चाहते हैं। पेपर लीक से, भर्ती परीक्षाओं से 2 करोड़ से ज्यादा लोग परेशान हैं। तीसरी बात, यदि इसके साथ हम जोड़ करके देखें तो किसानों के आंदोलन से करोड़ों लोग परेशान हैं। चौथी बात इससे जोड़े तो महिला सुरक्षा को लेकर लोग परेशान हैं। पांचवी बात, आज राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के ओबीसी सर्टिफिकेट पर सवाल उठा दिया कि उनकी जाति को तो ओबीसी में तब डाला गया जब केंद्र और गुजरात दोनों जगह भाजपा की सरकार थी। वो ओरिजिनल मंडल कमीशन या कालेलकर कमीशन की लिस्ट से ओबीसी है ही नहीं। दलित चेतना की बातें दलित प्रधानमंत्री का नाम उछलते ही सामने आ जाएगी। तो इन सारी परिस्थितियों पर ध्यान रखिए कि इन सारी परिस्थितियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 छोड़ दीजिए, 200 के आंकड़े तक नीतीश कुमार और जयंत चौधरी जैसे सहयोगी किसी प्रकार पहुंचा दिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। छोड़िए गोदी मीडिया के सर्वे को, इन गोदी मीडिया के सर्वे में कुछ नहीं रखा है, हकीकत कुछ दूसरी है, फसाना कुछ दूसरा आपको दिखाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।